नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी की जियोग्राफी यानी कि जिस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हम भारत कैसा था, कैसा बना, उसका आकार, स्थिति आदि आदि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मैं हूं दोस्तों एमडी सर और मैं इतिहास भूगोल को पढ़ते हुए पिछले 3 सालों के दौरान मैंने पाया कि जो इतिहास की या जियोग्राफी की या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस के जो पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी में लगी हुई हैं उनका सिलेबस बेहतरीन ढंग से डिज़ाइन किया गया है। बशर्ते उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि आप लोगों को ये सब पढ़ने के लिए ज़्यादा एफ़र्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि पिछली पुस्तकें जो हम लोगों ने पढ़ी हैं वो हमारी सिंपली हेडिंग बाय हेडिंग रहा करती थी, लेकिन वर्तमान की जो एनसीईआरटी बुक हैं उनमें हमें एक सोचने वाला प्राणी बनाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस सोचने वाले प्राणी की बनने की राह में हम भी अपना कुछ योगदान देना चाह रहे हैं। ये आपकी क्लास बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी और मैं इन सब चीज़ों को बताने से पहले या भूगोल स्टार्ट करने से पहले कक्षा 9 की जो एनसीईआरटी भूगोल है वो चाहे यूपी बोर्ड हो या हो कोई भी स्टेट बोर्ड, वो सारी ही प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज या कंपटीशन की क्लास हो या आईएएस पीसीएस का कोई एग्ज़ाम हो, ये एनसीईआरटी सिलेबस हर एक स्तर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह एनसीईआरटी की क्लास जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हो सकता है कि ये एनसीईआरटी की क्लास और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल में हमें पढ़ने को मिल रही हो, लेकिन हम यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो मैंने एनालाइज़ किया है, क्योंकि मैं भी पिछले 3 सालों से लगातार इस विषय पर शोध कर पा रहा हूँ कि जो एनसीईआरटी विषय हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिज़ाइन की गई हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो सिलेबस है वो साइंटिस्टों के द्वारा जो शोधकर्ता होते हैं भूगोल के, उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया है। तो हमारे यहाँ जो अब तक जो हमने पढ़ा है उसको हम यहाँ पर एक समराइज ढंग से यह कह सकते हैं कि किताबों के माध्यम से ना पढ़ करके हम एक वीडियो के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं इसको कोर्स को ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसको हम डिज़ाइन से पढ़ने का तो प्रयास करेंगे, लेकिन साथ ही साथ समझते जाएंगे। इसलिए आप लोग केवल धैर्यपूर्वक सुनेंगे और सुनते हुए ही याद करने का प्रयास करेंगे। मैं जैसे पढ़ूँगा आप लोग उसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख करके समझ जाओगे, याद हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। भारत का आकार और स्थिति। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि हो, उद्योग हो, तकनीकी हो और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति की हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ पर भूमिका के माध्यम से भारत का एक संक्षिप्त परिचय है कि भारत हमारा पहले कैसे था और पिछले 5 दशकों में, यहाँ पर दशकों का मतलब है एक 10 साल का एक ग्रुप ही दशक कहलाता है, या कह सकते हैं कि जैसे 2001 से 2010 तक एक दशक, 2011 से 20 तक, 2020 तक दूसरा दशक, यानी कि पिछले 5 दशकों की बात करें तो सन 1970 से लगा करके अभी तक 2021-22 तक का जो समय है ये पिछले 5 दशकों में गिना जाता है। इसका चहुमुखी का मतलब है चारों ओर, चाहे वो हमारा उद्योग क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो या तकनीकी क्षेत्र हो। तकनीकी का मतलब है जो आजकल हम मोबाइल, लैपटॉप जिसमें आप देख रहे हो ये वीडियो, ये सारा का सारा एक तकनीकी क्षेत्र कहलाता है। इसमें सभी में एक अभूतपूर्व प्रगति दिखाई पड़ रही है। ये किस लिए दिखाई पड़ रही है? क्योंकि हम लोग एक आधुनिक युग में जी रहे हैं और नवाचार हम कर रहे हैं। आगे आते हैं अपने भारत के प्यारे भारत की स्थिति के बारे में। यहाँ पर हम जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
जैसे कि नीचे देखेंगे हम उत्तरी गोलार्ध हमें कैसे पता चलेगा। तो उत्तरी गोलार्ध में हम यहाँ चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं 0 देशांतर से लगा करके 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश, यहाँ पर 2 रेखाएं हैं, एक अक्षांश है और एक देशांतर है। अक्षांश रेखा जो हमें लेटी हुई प्रतीत हो रही है, जो खड़ी है, वो देशांतर है। देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा को जब हम बीचों बीच ग्लोब के बीचों बीच यानी कि एक मध्य से और एक खड़ी लाइन मध्य से जब खींचते हैं तो हमारी जो भारत की स्थिति है वो उत्तर पूर्व में स्थित मिलती है। इसलिए हम भारत को उत्तरी गोलार्ध में स्थित मानते हैं। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, जैसे हम देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी कम समझ में आ रहा होगा, बाद में हम सीखेंगे चित्र के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि ये कैसा 4 डिग्री 8 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक, 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। यहाँ पर पीला भारत, पीला पीला जो हमें दिख रहा है भारत, इस भारत की एक खासियत है कि ये एक अपने जिस पोजीशन पे हो, जैसे हम गूगल मैप में डालते हैं हमारी स्थिति लोकेशन पता चलती है, उसमें एक देशांतर और अक्षांश लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड 2 चीज़ें होती हैं, हमें गूगल मैप में भी दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार हम यहाँ पर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड दोनों ही, लैटिट्यूड में किस किस के बीच है, लॉन्गिट्यूड में किस किस के बीच है, ये अपने भारत की स्थिति बताई गई है। यहाँ पर हम बात करेंगे कर्क रेखा, बहुत महत्वपूर्ण रेखा है जो अपने पृथ्वी या ग्लोब के एक काल्पनिक रेखा के रूप में जानी जाती है। हमारी ग्लोब में 3 मुख्य रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा एंड भूमध्य रेखा। कर्क रेखा जो कि अपने भारत से होकर गुजरती है 23.5 अंश देशांतर पर, जिसको हम 23 डिग्री 30 मिनट के उसमें जानते हैं। आगे आते हैं हम, लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, मतलब कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। मुख्य भूभाग दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो कि ये घटना घटित हो चुकी है। भारतीय राज्य संघ, यह जो संघ है अपना, क्योंकि राज्यों का संघ है, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान की बात कर रहा हूँ मैं, पिछली की बात नहीं कर रहा हूँ। पिछले में कुछ परिवर्तन हुए थे, लेकिन फिर से परिवर्तन हुए, 29 की जगह 28 बचे राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश से पहले 9 हुए, फिर 9 से फिर 8 हो गए हैं। इसलिए हम वर्तमान स्थिति के मैं करंट की बात कर रहा हूँ। भारतीय राज्यों की संघ यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं अपने। डिटेल से जानकारी के लिए आप गूगल कर लीजिएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। तो भारतीय राज्य संघ का दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहा जाता है, क्योंकि सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। आगे जाते हैं, इसकी आकार की बात करते हैं कि अपना जो भारत है उसका पूरा क्षेत्रफल कितना था। तो यहाँ पर जैसे कि पीले मार्क से मैंने पहले से ही मार्क कर रखा है, देखो यहाँ पर मैं जितना कुछ सिलेबस पढ़ाऊँगा आपको इम्पॉर्टेंट मार्क ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसका एनालिसिस किया है कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उस चीज़ को हमने येलो मार्क से मार्क किया हुआ है, येलो से हमने पॉइंट कर रखा है। तो क्या लिखा है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये आप याद करेंगे इसको। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। कितना है? यानी कि अगर पूरे ग्लोब की बात करें हम, पूरे धरती की बात करें हम, तो पूरी धरती का सिर्फ और सिर्फ जितने में मानव रह रहा है उस धरती की, समुद्र को यहाँ पर गिना नहीं जा रहा है, उसका केवल 2.5 लगभग 2.5 कह सकते हैं या कह सकते हैं 2.4% है। चित्र नंबर 1.2 से हमने देख रखा है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है।
भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्र तटीय रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट, किसको जोड़ करके, समुद्री तट की अगर बात करें हम तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को यदि मिला लिया जाता है, लक्षद्वीप समूह के साथ मिलाया जाता है, तब ये बनता है 7,516.6 किलोमीटर का। याद रहेगा, पीला मार्क है। आप लोग वीडियो के अंत में जब दोबारा देखिएगा तो इस पीले मार्क को आप ज़रूर से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। जो अपना यूपी बोर्ड वाले हैं या कंपटीशन वाले हैं तो इस चीज़ को ज़रूर मार्क करके रखें अपने फेयर कॉपी में। ओके, आगे चलते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तरी पूर्व सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। नवीनतम वलित पर्वत यानी यहाँ हिमालय की बात हो रही है। उत्तर पश्चिम से लगा करके यानी जम्मू कश्मीर से लगा करके पूर्वी हिमालय यानी कि म्यांमार तक की बात की जो हिमालय है, बीच में जो हिमालय है उसे नवीनतम वलित पर्वत कहते हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। उत्तर में चौड़ा होने का मतलब है कि उत्तरी भाग में ये बहुत चौड़ा है और उत्तरी पश्चिमी में चौड़ा है। इसको ध्यान से देखेंगे। इसके दक्षिण भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 अंश उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। कहने का मतलब ये कश्मीर से स्टार्ट होता है, बहुत चौड़ा है, लगभग 400, अभी देखेंगे 450, 400, 450 के किलोमीटर लंबा है। इसके बाद जैसे जैसे हम भूटान की तरफ, म्यांमार की तरफ बढ़ते हुए आते हैं वैसे वैसे ये सकरा होता चला जाता है। आगे आते हैं, ये चित्र नंबर 1.3 में हम देखेंगे। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 अंश है। यानी कि अगर अक्षांश और देशांतर की बीच की बात करें, भारत किसके कितना एरिया घेरता है, वो है 30 डिग्री का एरिया घेरता है। परंतु फिर भी उत्तर पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। जिसको ये समझ में ना आए उसको हम थोड़ा सा चित्र में ले जा करके आप पॉज करके एक बार देख करके फिर इसको सुनो। फिर से मैं बोलता हूँ, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। ओके, गुजरात से बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लाइन आप लोगों को याद रखनी चाहिए। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। क्यों, आगे हम बताएंगे। इसका कारण नीचे लिखा है। अतः 82.5 या कह सकते हैं 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। यानी कि यहाँ से हमारे भारत का टाइम डिसीजन किया जाता है साइंटिस्टों के द्वारा कि हमारी घड़ी कितने मिनट एक इंटरनेशनल टाइम जोन से, हमारा जो ये टाइम जोन है इस टाइम जोन से कितना आगे है या कितना पीछे है। तो मैं बता दूं, ये हमारा टाइम जोन अंतर्राष्ट्रीय मानक टाइम जोन से लगभग 5.5 घंटे पहले है। यानी वो पहले बता देता है टाइम को। यानी कि अगर हम यामोत्तर इंटरनेशनल टाइम जोन की बात करें तो हमारे यहाँ जब सुबह होगी और उनके यहाँ जब सुबह हो रही होगी, हमारे यहाँ हो गई होगी, उनके यहाँ 5.5 घंटे बाद होगी। ये इसका मतलब होता है। और सबसे ख़ास बात ये यूपी का जो यामोत्तर, ये जो हम यामोत्तर देशांतर रेखा भारत के 82.5 अंश 30 मिनट जो नापी गई है, 82 अंश 30 मिनट जो डाली गई है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। यानी कि अगर बात करें हम अक्षांश की रेखाएं, ये दिन और रात को डिसीजन लेती हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आप लोग गूगल में सर्च करके ज़रूर देखना चाहिए। कह रहा है 82.5 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर क्यों माना गया है। आप सर्च करोगे मिल जाएगा। कन्याकुमारी और जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन की अवधि अंतर में क्यों होता है, दिन रात की अवधि में अंतर क्यों होता है।
मैं थोड़ा सा कहने में इसलिए कंफ्यूज होता हूँ क्योंकि शोर शराबा हो रहा है इस वजह से, लेकिन मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग केवल धैर्यपूर्वक सुनते जाइए। सुन लीजिए कहाँ हम पढ़ा रहे होंगे, कितनी सुंदर आवाज़, मधुर आवाज़ के साथ में। आगे आते हैं भारत तथा विश्व। भारत तथा विश्व यानी भारत और विश्व कहाँ है, भारत कहाँ है, विश्व कहाँ है, भूगोल के माध्यम से। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। समझ में आ गई होगी लाइन, ठीक है। भारतीय भूमध्य एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। भारतीय जो भूभाग है एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। यह हम कहें कि जो जम्मू कश्मीर के ऊपर एक पठार दिया हुआ है, पठार है, उसे हम कह सकते हैं कि पामीर का पठार है। उसी प्रकार हमारे भारत के बीचों बीच भी कई सारे पठार हैं, उन पठारों की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, यानी कि जो हमारा भारत है वह एक पठारी इलाका है। अगर हम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और यहाँ तक आंध्र प्रदेश की बात करें, पठारी इलाका है और ये बिल्कुल हिंद महासागर से सीधा खड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। आगे जाते हैं, और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, ये बिल्कुल आप श्योर हो जाइए। जैसी अपने भारत की तटीय सीमा है वैसी अन्य किसी देश की नहीं है। भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, जिसका नाम आप लोगों को बताना है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। हाँ, क्या आप जानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। जब तक अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था यहाँ, इसके पहले अंग्रेज़ जब आए हुए थे या आने वाले थे, आने के पहले तक इनको बहुत ही लंबे मार्ग की तलाश करके आनी पड़ी थी। भारत की खोज इन्होंने नहीं की, भारत के मार्ग की खोज की है वास्को डी गामा के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो हम बता रहे हैं कि एक नहर का निर्माण हुआ जिसका नाम है स्वेज नहर। स्वेज नहर जो कि मिस्र से होकर के मिस्र और ईरान, इराक या ये जिसे हम ईरान इराक का बॉर्डर है, ईरान मिस्र और इराक का बॉर्डर है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, वहाँ से लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ते हुए एक लाइन, एक नहर का निर्माण किया गया था 1869 में। तब ये इस नहर के माध्यम से इनकी बहुत सारी लंबी दूरी जो अफ्रीका के तट से घूमते हुए केप ऑफ टाउन से होते हुए आते थे अंग्रेज़ लोग व्यापार करने भारत में, उनको एक सरलतम मार्ग का जरिया मिल गया। इसके कारण उनकी जो दूरी है वो 7000 किलोमीटर, सोच के देखो 7000 किलोमीटर कम हो गई थी, जिसके कारण बहुत ही भारी तादाद में व्यापार होने की संभावना, कम टाइम और कम धन से प्राप्त होने लगा अंग्रेज़ों को। यहाँ पर एक ग्राफ के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। ये यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं, ये क्षेत्रफल दिखाए गए हैं 7, चूँकि हमारा भारत जो है प्यारा भारत 7वें नंबर में आता है, तो सबसे पहले नंबर में कौन सा है जान सकते हैं, रूस है। दूसरे नंबर में कनाडा है, कितना है ये आपको ऊपर दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हो। संयुक्त राज्य अमेरिका 98.0% भूमि एक्वायर किए हुए है। चीन भी उससे कुछ कम नहीं है, ब्राज़ील भी कम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कम नहीं है, और अपना प्यारा भारत लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर की भूमि एक्वायर किए हुए है, जो 7वें नंबर की कैटेगरी में आता है। ये जो रिकॉर्ड है फर्जी नहीं है, ये साफ साफ लिखा है। स्रोत कहाँ से लिया गया है,
ना तो मेरा कोई इसमें इंटरप्रेशन है, ना तो मैंने कोई चीज़ की है। ये जो डाटा है आप लोगों को वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा शीट 2005 पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो वाशिंगटन डीसी पर आधारित है। विश्व के 7 बड़े देश, आप इस प्रकार इनको क्रमशः भी याद करेंगे क्योंकि ये पूछे जाते हैं क्रमशः उत्तर से दक्षिण और भारत से रूस की ओर और रूस से भारत की ओर कितने बीच में आते हैं, बीचों बीच कौन सा आता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि बीचों बीच भारत और रूस के बीचों बीच कौन सा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बीचों बीच में उसकी कैटेगरी जानी जा सकती है। अब आते हैं अपने प्यारे भारत का एक मैप के माध्यम से। तो ये आपको यहाँ मैं दिखाने का पूरा चित्र प्रयास करने वाला हूँ और इस चित्र को देखते हुए आप समझ जाओगे कि ये प्यारा भारत अपना, मैं थोड़ा सा जूम नहीं करूँगा, मैं पूरा चित्र दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप लोगों को अब ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। हाँ, अब दिखाई दिया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैं जो ऊपर बता रहा था कि 8:04 आप श्रीलंका के तट पर, कन्याकुमारी तट पर पहुँच जाएं, बिल्कुल दक्षिणी छोर पर पहुँच जाएं। यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट लिखा हुआ है और जस्ट उससे एक लाइन खींची गई है ऊपर की ओर 37:06। आप समझ जाओगे यहाँ पर कि ये एक एरिया है दक्षिण से उत्तर की ओर। इसी प्रकार यहाँ एरिया है पश्चिम से पूर्व की ओर 68:07 से लगा के 97:25 तक। ये एक पश्चिम से पूर्व की ओर एक एरिया है। इसकी लाइन की लंबाई कितनी है यह कह सकते हैं, पूछा जाता है कि पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है किलोमीटर में बताइए, उत्तर से दक्षिण की दूरी बताइए किलोमीटर में। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 2933 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व की दूरी है और उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर है। यहाँ पर हम यहाँ पर एक चीज़ और हम दिखाएंगे, वो है भारत की मानक यामोत्तर रेखा, भारत का मानक टाइम जोन लाइन, भारत की मानक टाइम जोन लाइन ये है 82.5 पर। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनीताल से होकर के गुजरती है, जो मिर्ज़ापुर के, ठीक है, मिर्ज़ापुर के निकट में। अच्छा, इसके बाद आते हैं अपने भारत को देख लिया, प्यारे भारत को। अब हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें क्योंकि हमारा भारत अब बड़ा हो चुका है और यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके आजू बाजू में कौन कौन से देश हैं, इनको आप लिख लेना। पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, ये उत्तर की ओर हैं। बांग्लादेश बीच में हमारे घुसा हुआ है, भूटान भी लगभग है कह सकते हैं। म्यांमार हमारे पूर्व में, पश्चिम में पाकिस्तान है और पश्चिम की स्थिति में अरब सागर को भी मान सकते हैं। हमारे लक्षद्वीप भी हैं, दक्षिण में पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर अपना प्यारा महासागर है। इसके बाद आते हैं हमारे भारत के कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। इसमें हम देख सकते हैं कि मुंबई हमारा बंदरगाह है, चेन्नई भी हमारा बंदरगाह है, कोलकाता भी हमारा बंदरगाह है। इस प्रकार हम ये महत्वपूर्ण बंदरगाह हम जान सकते हैं। यहाँ पर श्रीलंका के भी कुछ बंदरगाह हैं। यहाँ से हमारे ढेर सारे व्यापारिक स्रोत के मार्ग बनाए हुए हैं। इन स्रोतों के माध्यम से हम देश विदेश से व्यापार करते हैं। टूर के माध्यम से हम देश विदेश की यात्राएं भी यहाँ के माध्यम से, जहाज़ों के माध्यम से, पानी वाले जहाज़ों के माध्यम से कर सकते हैं। वायु मार्ग के लिए अलग रास्ते होते हैं। यहाँ से देखिए, देख सकते हैं कि वायु मार्ग के भी हैं, पोर्ट के भी हैं, दोनों मिक्स भी हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर से जहाँ जाना हो आप लोग जा सकते हो, लेकिन पहले यहाँ पहुँचने के लिए आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी। चलते हैं। भारत विश्व का, भारत का विश्व, देखिए कितना प्यारा शब्द यूज किया गया है NCERT के द्वारा। भारत का विश्व देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर जाता है। उत्तरी पर्वतों के दर्रों,
उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल से भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक अज्ञात नहीं थे। मतलब उनको ज्ञात नहीं थे का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ये कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पश्चिमी जो सिलेबस हमें पढ़ाया गया है उस सिलेबस के माध्यम से हमारा दिमाग ही भ्रष्ट कर दिया गया है। एनसीईआरटी सिलेबस जो लिख रहा है वो बहुत अच्छा स्रोत है हमारे लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत के ज्ञात मार्ग नहीं पता थे, क्योंकि भारत को ज़रूरत ही नहीं थी। इतना धन संपदा उसके पास ऑटोमेटिक लोग आकर के करते थे। हमारा जो सिल्क रूट था प्राचीन काल का बेहतरीन, आज जिस मार्ग पर चीन चल रहा है, चलिए वो करंट की बात है, अभी नहीं छेड़ रहे हैं। लंबा लेक्चर होने का कारण यही हो जाता है मेरे, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा दे देता हूँ। लेक्चर भी क्यों ना दूँ, क्योंकि जब ज्ञान हो जाता है एक मेच्योरिटी के बाद तो लगा करता है कि वो हम एक ही लेक्चर में वो सारी चीज़ बता दें, लेकिन तब भी नहीं बता पाना होता है और बच्चे जो है बोरियत महसूस करने लगते हैं। तो मैं बोरियत महसूस नहीं होने दूँगा, आप लोगों को लगातार पढ़ाने का प्रयास करूँगा। एक सच्चा, एक अच्छा क्वांटिटी रूप में आपको जियोग्राफी सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। वो चाहे क्लास का स्टूडेंट हो, 9th का हो, या वो चाहे कंपटीशन का हो, जो IAS PCS का भी एग्ज़ाम दे रहा हो, वो भी, उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा लेक्चर होने वाला है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान रहा है। ध्यानपूर्वक थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर प्राचीन काल से किसका, यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा पीला मार्क किए दे रहा हूँ इसको येलो से, ये महत्वपूर्ण है। प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली और संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके हैं। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों से लाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश में विभिन्न भागों में देखा गया है। भारत के अगर पड़ोसी देशों की बात करें हम, तो भारत का पड़ोसी देशों में हम जान सकते हैं, यहाँ पर मैं सही से आप लोगों को बताने का प्रयास करूँ। 28 राज्य हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन 7 केंद्र शासित की जगह 8 हो चुके हैं। दादर नागर हवेली और इसकी पोर्ट ब्लेयर हो गया, ये क्या कहते हैं जो तट पर है, दोनों को मर्ज कर दिया गया है। अभी थोड़ा सा मुझे कंटेंट याद नहीं आ रहा, आप लोग इसको देख सकते हो। यहाँ पर 7 की जगह 8 आप लोग कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा बैक ईयर की एनसीईआरटी है, मैं पिछले 3 साल से इसी एनसीईआरटी को पढ़ रहा हूँ, इसलिए। पश्चिमी और पूर्वी ज्ञात करना है, ये हमें सीखना है, और सीख करके हमें गूगल में सर्च करके बूढ़े बुज़ुर्गों से पूछ लेना है, जो पढ़े लिखे हों उनसे, जो जानकार हों उनसे, ठीक है। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कर लीजिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और छोटा राज्य बता दीजिएगा। भारत के कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं, उनकी गणना देख लीजिएगा। मैप को देख करके भारत, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित करिए। 4 ही हैं, इनके चारों के जो राज्य टच कर रहे हो भारत के, उनके नाम लिख लीजिएगा आप, और ये आसान सा वर्क है आप लोगों के लिए। भारत की भूमि सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ मिलती है। आगे आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सुझाव के रूप में लिखा गया है। क्या लिखा हुआ है कि सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासतें।
वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा प्राकृतिकता का मतलब होता है पितृसत्तात्मकता, पिता के द्वारा दिया गया राज्य, ऐसे करके धीरे धीरे करके ट्रांसफ़र हो जाया करते थे। इसके आधार पर चलाया जाता था। अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से भी किया जाता था, यानी कि स्वायत्तता से करने का मतलब अंग्रेज़ों का जब रूल हो गया तो रूल होने के बाद जो हमारे यहाँ के राजे रजवाड़े थे उनको एक संधि के माध्यम से जोड़े रखने के लिए उनको एक संधि कर ली जाती थी, जिस संधि के तहत उनको एक लेटर दिया जाता था कि हम आपके राज्य की रक्षा करेंगे, आप हमें जो है दीवानी दे दीजिए, हमें ये राजस्व वसूलने का दे दीजिए, सारी सुरक्षा हमारी तरफ से आपको खर्च नहीं देना पड़ेगा, आदि आदि करके लालच मोह माया में पड़कर हमारे यहाँ के राजा जो है बेड़ा गर्क कर देते थे। आज की स्थिति में हमारा जो समय था वो समय, अगर ऐसी स्थितियाँ, ऐसी लाचारी ना आई होती तो कहीं हमारा भारत अन्य किसी पायदान पर खड़ा होता। आज हमें जो देश आंख दिखा रहे हैं वो शायद ना दिखा रहे होते। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ये लेक्चर है, हम किसी पर टीका टिप्पणी करने से पहले अपने आप को मजबूत बना ले, यही सर्वोत्तम महत्वपूर्ण बातें होती हैं और इन्हीं बातों पर मैं चलने का विश्वास करता हूँ। आगे देखते हैं। भारत और उसके पड़ोसी देश। यहाँ पर भारत के कुछ राज्य हैं, इन राज्यों की गिनती कर लेना। इनमें से जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया है। मैप पुराना है, थोड़ा सा नया मैप आप लोग मंगा करके उसको अच्छे से टिक मार्क कर लीजिएगा, जिसमें पूरे राज्य लिखे हों और पूरे केंद्र शासित प्रदेश। याद करने का तरीका सिर्फ वही है कि आप अपने घर में एक मैप लेकर के न्यू मैप लाइएगा, रंगीन लाइएगा, जिसमें राज्य और राजधानियाँ देशों के सहित पड़ोसी देशों के सहित दी हुई हों। कोशिश करिएगा कि राजनीतिक और भौगोलिक दोनों मैप हों। प्रतिदिन आप देखिए, पूजा उसी की करिए, आपको याद हो जाएगा। देखते ही देखते जाने क्या से क्या हो गया, तो मैप देखते देखते आप IAS PCS भी हो जाएंगे। कोई बात नहीं, चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर समुद्र तटीय राज्य भी देख लीजिएगा। हमारे समुद्र हिंद महासागर से भारत के तटवर्ती देश कौन कौन से हैं उनको भी देख लीजिएगा। आप लोग देखते देखते ही याद हो जाएगा। आगे आते हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी देश जो हैं, 2 द्वीप हैं, द्वीप समूह हैं, राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं, यानी कि समूह राष्ट्र हैं। 2 द्वीप समूह राष्ट्र हैं जो श्रीलंका और मालदीव के रूप में जाने जाते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर से हम इसी को थोड़ा सा देख लें। इसमें हम जान पाते हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा है कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। इसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे आते हैं। आगे हमारा इस प्रकार हम देख पाते हैं कि हमने कितना फास्ट तरीके से एक लेक्चर के माध्यम से हमने उस पाठ को तैयार करने का प्रयास किया। हो सकता है आप लोग मुझसे भी तेज़ पढ़ने वाले हों और आप 8-10 मिनट में ही उस लेसन को समाप्त कर दें, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस लेक्चर के माध्यम से जिस प्रकार मैंने समझाने का प्रयास किया है, आप लोगों को जिस प्रकार भी समझ में आया है, मना स्थिति में बैठ पाया है, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये अभ्यास प्रश्न के माध्यम से आप लोगों को मैं क्वेश्चन आंसर भी बताने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पर से क्वेश्चन आंसर उनके लिए होंगे जो क्लास वाइज जो एग्ज़ाम देने वाले होंगे, लेकिन कंपटीशन के बच्चे के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उनके लिए तो पूरा लेक्चर ही महत्वपूर्ण है। आप 1 बार 2 बार 3 बार कम से कम सुनने का प्रयास करिएगा। मैं 100% गारंटी लेता हूँ ये पाठ ही आपको याद हो जाएगा। टाइम मुझे लगता है कि जो भी 15 से 20 मिनट का ये वीडियो बना हुआ है, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आप लोगों को भारत के आकार और स्थिति की हो गई होगी। यहाँ पर मैं 4 विकल्प उत्तर चुनना है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो वो राज्य बताइए। उड़ीसा है। भारत का
सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97°25 पूर्वी है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो वो देश है नेपाल है। ग्रीष्मावकाश में नेपाल यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो वो जाएंगे लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप की राजधानी ही कवरत्ती है। आप लोगों को पता होना चाहिए। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, तो बताइए। भूटान है? नहीं है। बांग्लादेश है? नहीं है। नेपाल है? तजाकिस्तान नहीं, क्योंकि अफ़गानिस्तान भी अपने देश की सीमा टच करता है। हालांकि कुछ इशू की वजह से अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है थोड़ा सा रूठा हुआ है, तो वो कहता है यहाँ से नहीं है, जबकि वो भी हमारा है और अफ़गानिस्तान भी हमारा है। तजाकिस्तान थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर ये संक्षेप में उत्तर देने हैं, ये आप लोग लेक्चर के माध्यम से दे सकते हो। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। और सूर्योदय सूर्यास्त के समय 1.5 घंटे पहले क्यों दिखाई देता है? मैंने इस लेक्चर को यामोत्तर बताने के समय में डिस्कस कर दिया है। आप लोग वहाँ से आंसर को लिख सकते हो। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ, इसके बारे में आप एक ऐसे लिखिएगा, निबंध लिखने का प्रयास करिएगा कि अपने देश भारत की जो सीमा है, पूरी जो तटवर्ती सीमा है, वो हिंद महासागर से किस प्रकार फ़ायदा उठाने का प्रयास करती है। जितने भी व्यापार हो रहे हैं, जितने भी एक्टिविटी हो रही हैं, एक्सरसाइजेज हो रही हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि अपने देश के नाम से ही हिंद महासागर का नाम पड़ा हुआ है। कौशल मानचित्र के माध्यम से, क्योंकि हमारे चैनल का ही नाम है ज्ञान मूल्य कौशल, यानी कि ज्ञान से हम ज्ञान को पा करके कौशल तक जाना है, तो कौशल के लिए हमने कुछ कार्य दे रखे हैं। और ये NCERT ने दे रखा है। हमने क्या दे रखा है? NCERT ने हमें दे रखा है। हमने भी किया हुआ है। आप लोग भी करते जाइएगा। यहाँ पर से 9-10 पॉइंट हैं, इनके बारे में चित्र में आप लोग इसको ड्रॉ कर लीजिएगा मैप लेकर के। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह पहचान करके उसको टिक कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है? वो भी आप बता दीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। उपमहाद्वीप कौन कौन से देशों से मिल कर के बना है? कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा, आंसर लिख लीजिएगा। भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु है कौन सा है? आप बता दीजिएगा। दक्षिण का भूभाग हमने डिस्कस किया हुआ था, और एक त्रासदी के बारे में भी जिक्र किया हुआ था जो 2004 में आई हुई थी। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर कौन सा है? बता चुके हैं। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, गुजरात है। इसका आंसर हो सकता है ऊपर ना बताया हो, तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, गुजरात है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि। ठीक है। राम सेतु भी कुछ लोग मानते हैं, हालांकि राम सेतु ही है अपना, लेकिन चलिए समय है, राम सेतु भी आंसर में लिखा जाएगा कभी ना कभी, लेकिन वो अभी केवल हम अपने प्राचीन इतिहास को अपने धर्म ग्रंथों में ही पाते हैं, इतिहासकार उसे नहीं मानते हैं। तो जो है जैसा इतिहासकार हमें पढ़ाएंगे वैसा हमें पढ़ कर के इतिहास सीखना है, लेकिन हम इसको भुला नहीं देंगे। चलिए, भारत के केंद्र शासित क्षेत्र, तो भारत के केंद्र शासित क्षेत्र हम जान सकते हैं जो हैं वो आप लोग लिख दीजिएगा। बता चुके हैं, 7 नहीं हैं, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं। जैसे मैं बता दूं, शुरू से मैं बता रहा हूं। सबसे पहले लद्दाख है, जम्मू कश्मीर राज्य है, जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, सॉरी, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को 2 बना दिए गए इधर। इसके बाद लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, ये इस प्रकार से अपने 8 केंद्र शासित राज्य हैं। परियोजना कार्य है, रेशम मार्ग के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ था। रेशमी मार्ग प्राचीन मार्ग है, सिल्क रूट मैंने कहा था, सिल्क रूट, सिल्क रेशम, सिल्क को कहते हैं सिल्क रूट, बता चुके हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हम इस पाठ को आज रखेंगे।
कल हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप और उस भौतिक स्वरूप में हम देखेंगे कि कहाँ कैसी कौन सी वनस्पतियाँ, कौन से कहाँ राज्य हैं, कैसे क्या है, आदि आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो, अपने मित्रों को शेयर करने का प्रयास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, साथ ही साथ में इसको लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी क्लास रेगुलर सीखनी है, रेगुलर देखनी है, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो या न्यू लेक्चर जैसे ही मेरा है आप लोग सुन पाओ, आप लोग सीख पाओ। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।